हमारे चैनल में खुश आमदीद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। क्या है? देखकर नहीं चल सकती? अंधी हो क्या? आंखें हैं या बटन? इतनी जोर से आकर मेरे साथ टकराई हो। दिलावर ने आंखों में गुस्सा भरते सामने खड़ी हादिया को देखकर कहा। दिलावर का गुस्सा देखकर वो फौरन से खौफजदा हो गई और सर झुकाकर चुपचाप उसकी डांट खाने लगी। कुछ ही देर वो उसे बातें सुनाता रहा और फिर वहां से चला गया। उसके जाते ही हादिया ने मुड़कर उसकी तरफ देखा और मुंह ही मुंह में बड़बड़ाई, बदतमीज कहीं का, जब देखो हर वक्त डांटता ही रहता है। पता नहीं इसे किस बात का इतना गुरूर है। हादिया बेटी, तुम यहां खड़ी क्या कर रही हो? अभी तक तैयार नहीं हुई? मेहमान आने वाले हैं। नुसरत बेगम ने उसे वहीं खड़े देखा तो उसे टोकते हुए बोली, हाँ मामा, बस मैं आ रही हूं। ये कहते हुए जल्दी से अपने कमरे में चली गई। आज कुछ लोग उसे देखने के लिए आ रहे थे। हालांकि उसकी उम्र इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन इनके खानदान में लड़कियों की जल्दी शादी कर दी जाती थी। कौन सा ड्रेस पहनूं? सब के सब पुराने हो चुके हैं। ये तो मैंने पिछले हफ्ते ही कज़न की शादी पर पहना था, और ये तो बड़े भाई की बेटी का जब बर्थडे था तब पहना था। वो एक एक जोड़े को बेड पर रखती उलझन का शिकार थी। तभी नुसरत बेगम कमरे में दाखिल हुई। क्या हुआ? अब तक क्या देख रही हो? मामा, समझ नहीं आ रहा कौन सा जोड़ा पहनूं? उसने उलझन से उसकी तरफ देखते हुए कहा। अरे इसमें कौन सी मुश्किल बात है, ये लो, ये वाला पहन लो। कहते साथ उन्होंने एक सफ़ेद रंग का फ्रॉक उसके सामने किया। सफ़ेद रंग उस पर बहुत सूट करता था, लेकिन वो बहुत कम पहनती थी। काफ़ी वक्त पहले उसने ये जोड़ा लिया था, लेकिन अब तक पहना नहीं था। नुसरत बेगम के हाथ से जोड़ा लेकर वो फौरन से चेंज करने चली गई और नुसरत बेगम मेहमानों की खातिर तवाज़ो का जायज़ा लेने किचन में पहुंच गई। थोड़ी ही देर बाद मेहमान आ गए। ये हादिया के पापा यानी मुरसल साहब के बहुत ही करीबी दोस्त की फैमिली थी। एक लंबे अरसे से वो लोग इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलना चाहते थे, और जब उन्होंने अपने बेटे राहील के लिए मुरसल साहब से उनकी बेटी हादिया का हाथ मांगा तो अपनी शरीके हयात नुसरत बेगम से मशवरा करके मुरसल साहब ने उन्हें हाँ कर दी। इनके यहाँ लड़कियों से पूछने का रिवाज नहीं था। कोई भी नहीं पूछता था लड़की से कि तुम्हें यह शादी मंजूर है या नहीं। हादिया से भी इसकी मर्जी नहीं पूछी गई। वैसे भी हादिया की उम्र इस वक्त बहुत कम थी। अपने माँ बाप के फैसले पर वो राजी थी, लेकिन उसे एक चीज़ का दुख था कि मुझे पढ़ाई बीच में छोड़ना पड़ेगी। जब उसने ये बात अपनी मामा से कही तो नुसरत बेगम ने उसके बाल सहलाते कहा, बेटी, हमने लड़के वालों से बात कर ली है। उन्होंने वादा किया है तुम्हें आगे पढ़ने से बिल्कुल नहीं रोकेंगे। मेहमानों को ड्राइंग रूम में ले जाया गया। नुसरत बेगम सबसे मिल रही थी। हमारी बेटी कहाँ है? मुरसल साहब के दोस्त रशीद साहब ने इधर उधर हादिया की तलाश में निगाहें दौड़ाते पूछा। बस वो थोड़ी देर में आ रही है, तैयार हो रही थी। नुसरत बेगम ने उन्हें जूस का ग्लास थमाते हुए कहा और फिर किचन में आ गई। मुलाजमा किचन में खाने के लवाजमात वगैरह ट्रॉली में रख रही थी। तुम जल्दी से ये तमाम चीज़ें तैयार करो, मैं हादिया बेटी को देख कर आती हूँ। मुलाजमा को हिदायत देती नुसरत बेगम हादिया के कमरे की तरफ आई। वो बिल्कुल तैयार बैठी थी। उस पर पहली नज़र डालते ही बेसाख्ता उनके मुंह से माशाअल्लाह निकला। वो बहुत खूबसूरत थी। ऊपर से उसकी कम उम्री और मासूमियत उसे और ज़्यादा हसीन बनाती थी। मॉम, मुझे डर लग रहा है, उसने इनका हाथ थामते कहा तो नुसरत बेगम मुस्कुरा उठी और बोली, बेटी, इसमें डरने की क्या बात है? एक दिन हर लड़की की ज़िंदगी में ये वक्त आता ही है। मेरी दुआ है कि तुम अपने घर में बस खुश रहो। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं चाहती। चलो आओ, अब मेहमान तुम्हारा पूछ रहे हैं। उसका हाथ थामे उसे बाहर लेकर आई और मुलाजमा से खाने की ट्रॉली लेकर हादिया के हाथ में थमाई और कहा, तुम ये ट्रॉली लेकर मेरे साथ अंदर आओ और सबको चाय बना कर दो। चाय के तमाम लवाजमात ट्रॉली में मौजूद थे। हादिया वैसे भी चाय बहुत अच्छी बनाती थी।
वो अंदर आई और धीरे से सर झुकाए सबको सलाम किया। वो काफ़ी कंफ्यूज हो रही थी। एक तरफ दिलावर भी बैठा, हमेशा की तरह चेहरे पर संजीदगी छाई। गहरी ब्राउन आंखें किसी भी जज्बे से खाली थीं। सिल्की बाल माथे पर पड़े थे जिन्हें बार बार वो हाथ से पीछे करता, लेकिन फिर वो दोबारा पेशानी को बोसा देते। उसने एक अचपटी नज़र सफ़ेद फ्रॉक में मलबूस हादिया पर डाली, जिसके चेहरे पर मासूमियत के साथ साथ शर्म की लाली भी बिखरी हुई थी। न जाने क्यों वो उसे तके ही जा रहा था, हालांकि वो ये सब गैर इरादी तौर पर कर रहा था। उसे हादिया में किसी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं थी। तभी हादिया ने निगाहें उठाकर दिलावर की तरफ देखा, जो उसी का जायजा ले रहा था। अचानक नज़र मिलने पर उसने फौरन से अपनी निगाहों का जाविया बदल दिया। हादिया भी सर झटक कर मेहमानों को चाय वगैरह पेश करने लगी। थोड़ी देर तक वो मेहमानों के बीच में बैठी रही और फिर उठकर अंदर आ गई। राहिल की उसने फ़ोटो देख रखी थी। एक दो बार वो अपने फादर के साथ घर पर आया भी था। अच्छा पढ़ा लिखा नौजवान था, लेकिन कभी कभी इसे लगता था वो इसमें कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं रखता। पता नहीं मेरा क्या होगा। वो कमरे में बैठकर यही सोच रही थी कि तभी नुसरत बेगम अंदर दाखिल हुई। क्या हुआ बेटी, किन सोचों में गुम हो? उससे पूछते वो उसके साथ बेड पर बैठ गई। कुछ नहीं मामा, मैं ये सोच रही हूँ कि क्या मैं शादी के बाद खुश रह पाऊंगी। सामने दीवार को घूरते उसने नुसरत बेगम से सवाल किया। क्यों, ऐसा क्या हुआ जो तुम ये सोचने पर मजबूर हो गई? उन्होंने तशवीश भरे अंदाज में उससे कहा, जिसके चेहरे पर परेशानी के असरात साफ नजर आ रहे थे। मामा, कभी कभी मुझे यूं लगता है कि जैसे रशीद अंकल का बेटा शादी नहीं करना चाहता। मेरा मतलब राहिल ये शादी नहीं करना चाहते। वो बहुत ही फॉर्मल किस्म के इंसान हैं और मैं काफ़ी चुलबुली। क्या हमारे बीच बनेगी? नुसरत बेगम ने जब उसकी बात सुनी तो मुस्कुराते कहने लगी, अरे हादिया, ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो? इतनी छोटी छोटी बातों को क्यों महसूस करती हो? जब शादी होगी तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो थोड़ा संजीदा किस्म का इंसान है। अब अपने दिलावर को ही देख लो, वो भी तो कितना संजीदा रहता है। उसका ये मतलब थोड़ा ही है कि वो ठीक नहीं, या जब उसकी शादी होगी तो वो खुश नहीं होगा। मर्द ऐसे ही होते हैं। चलो अब अपनी टेंशन को भगाओ और खुश हो। मैं अपनी बेटी को परेशान नहीं देख सकती। ये कहते उन्होंने हादिया को अपने साथ लगा लिया। हादिया की परेशानी भी नुसरत बेगम की बात सुनकर ख़त्म हो गई थी, लेकिन वो इस बात से वाकिफ़ नहीं थी कि उसके ये अंदेशे जल्द ही सही साबित हो जाएंगे। मुरसिल साहब ने अपने दोस्त और उनकी फैमिली को रात के खाने तक रुकने को कहा। रात के खाने के वक्त भी हादिया शर्माई शर्माई सी रही। दिलावर उसके बिल्कुल सामने वाली कुर्सी पर बैठा था। वो काफ़ी देर से नोट कर रहा था कि हादिया कहीं खोई खोई सी है, वरना खाना खाने के वक्त उसकी ज़बान रुकती नहीं थी। इतनी बातें करती थी, दिन भर की दास्तान सबको सुनाती थी, और दिलावर को उसका बिला वजह का बोलना एक आंख नहीं भाता था। लेकिन अब वो खामोश थी तो इसे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। वो समझ रहा था कि सामने मेहमान बैठे हैं और उसके रिश्ते के लिए आए हैं, तो शायद इसी वजह से खामोश है, लेकिन फिर भी उसे अच्छा नहीं लग रहा था। तभी उसने हादिया को मुतवज्जो करने के लिए कहा, हादिया, ये ज़रा सलाद की प्लेट तो देना। हादिया उसकी बात सुनते ही एकदम से चौंकी और जल्दी से प्लेट उठाकर दिलावर के हाथ में थमाई, और ऐसे में उसकी उंगलियां बेसाख्ता दिलावर के हाथ से टकराईं। उसने फ़ौरन अपना हाथ पीछे खींचा। हालांकि दिलावर ने इस चीज़ को बिल्कुल नोट नहीं किया था, मगर हादिया को एकदम अजीब सा एहसास हुआ। फिर उसके बाद उसने सारा वक्त दिलावर की तरफ नहीं देखा। मेहमानों के चले जाने के बाद वो अपने कमरे में आकर बैठ गई और अपने आने वाले दिनों के बारे में सोचने लगी। घर के बड़ों ने मिलकर मंगनी की तारीख पक्की कर दी थी और तय ये पाया था कि इस महीने की 16 तारीख को मंगनी का फंक्शन रखा जाएगा। उसे नींद नहीं आ रही थी। पता नहीं खुशी थी या कोई उलझन। वो खुद भी अपने जज्बात को समझ नहीं पा रही थी। मैं थोड़ी देर के लिए लॉन में टहलती हूँ, उसने खुद से कहा, और पाँव चप्पल में अड़ाती वो दुपट्टा कांधे पर लटकाए बाहर आ गई। अभी भी वो उसी सफ़ेद फ्रॉक में मलबूस थी। अपने सुनहरे बालों की रफ सी चुटिया बनाते
कांधे पर एक तरफ डाली हुई थी। बालों की कुछ लटें निकलकर उसकी गालों को छू रही थीं। उसकी आंखें गहरी नीले रंग की थीं। शक्लो सूरत में वो अपनी मां पर गई थी। नुसरत बेगम असल में एक कबायली इलाके से ताल्लुक़ रखती थीं। उनके रंग और रूप को देखकर ही सब उनकी बेसाख्ता तारीफ करते थे, और जब हादिया पैदा हुई तो पूरी तरह उन पर गई। उसकी आंखें बिल्कुल अपनी माँ की तरह थीं, बस उसकी आदतें मुरसल साहब की तरह थीं। कभी कभी जिद करती और कभी बहुत ज़्यादा बोलती थी। मुरसल साहब को भी बहुत ज़्यादा बोलने की आदत थी। जहाँ बैठते थे माहौल बना लेते थे। चारों तरफ अंधेरा छा चुका था। लॉन की कुछ लाइट्स जल रही थीं। यहाँ बहुत से पौधे रखे थे जो कि नुसरत बेगम के शौक की अक्कासी करते थे। उन्हें बागबानी का बहुत शौक था और वो इस लॉन को सजा सजा कर अपना ये शौक पूरा करती थीं। बीच में एक फवारा लगा था जो कि बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश करता। हल्की हल्की ठंड हो रही थी। उसने दुपट्टा खोलकर अपने कांधों पर फैला लिया और लॉन की सीढ़ियों पर आकर बैठ गई। इस वक्त वो उन फूलों के बीच में एक सफ़ेद गुलाब लग रही थी। अपने ऊपर कमरे में मौजूद दिलावर जब कमरे की खिड़की बंद करने के लिए खिड़की के पास आया तो अचानक उसकी नज़र नीचे गुमसुम सी बैठी हादिया पर पड़ी। ये इस पहर क्या कर रही है यहाँ? उसने खुद से सवाल किया। खैर मुझे क्या, जो मर्जी करती रहे। ये कहते कांधे उचकाते उसने खिड़की बंद कर दी और आकर बिस्तर पर लेट गया। कल सुबह उसकी एक बहुत अहम बिजनेस मीटिंग थी और ये प्रोजेक्ट उसके लिए बहुत अहमियत का हामिल था। अगर ये प्रोजेक्ट उसे मिल जाता तो बिजनेस की दुनिया में उसकी एक बड़ी कामयाबी की राहें खुल जाती। कई दिन उसने इस प्रोजेक्ट की तैयारी में लगा दिए थे। बेड साइड लैम्प को उसने बंद किया और आंखें मूंद ली। अगली सुबह मामूल के मुताबिक थी। हादिया जो रात को देर से सोई थी फिर भी सुबह सवेरे उठकर किचन में खड़ी चाय बना रही थी। सुबह सुबह उठकर चाय पीना उसका सबसे बेहतरीन मशगला था। उस वक्त दिलावर तेजी से वहां आया। ब्लैक फॉर्मल सूट में वो नज़र लग जाने की हद तक हसीन लग रहा था। बेसाख्ता हादिया उसे देखने लगी। तभी दिलावर ने चुटकी उसकी आंखों के सामने बजाई और कहा, हमन्नकों की तरह क्या देख रही हो? जल्दी से मुझे मेरा ब्रेकफास्ट दो। वो ब्रेकफास्ट तो नहीं बनाया, मैं तो अपने लिए चाय बना रही थी। ताई अम्मा लोग भी अभी तक सो रहे हैं और मुलाजमा भी अभी क्वार्टर में है। उसने डरते डरते दिलावर को जवाब दिया, क्योंकि वो दिलावर के गुस्से से बहुत डरती थी। उसकी बात सुनकर दिलावर ने झुंझलाते कहा, अरे यार, तुम्हें नाश्ता बनाना नहीं आता? तुम्हें मुझे जल्दी से नाश्ता बना कर दे दो और लाओ ये चाय दो, मैं तब तक चाय पी लूं। उसने इसके हाथ से इसका कप लिया और वहीं बैठकर चाय पीने लगा तो उसे कुछ समझ नहीं आई। वो शदीद सदमे में आ गई। वो चाय उसने अपने लिए बनाई थी, लेकिन अब वो उसके हाथ से कप वापस नहीं ले सकती थी, क्योंकि उसके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं थी। नाचार उसने जल्दी से एक अंडा फ्राई किया और ब्रेड के 2 टोस्ट गर्म करके उसके आगे रख दिए और फौरन से खुद किचन से बाहर निकल आई। अब चाय पीने का उसका कोई मूड नहीं था। सुबह सवेरे ही उसका पूरा मूड खराब हो चुका था। आहिस्ता आहिस्ता तमाम घर वाले जाग गए। वो लाउंज में बैठी टीवी पर चैनल सर्फिंग कर रही थी। तभी उसकी ताई अम्मी करीब आकर बैठी। हादिया बेटी, ये दिलावर सुबह सुबह कहाँ चला गया? खैरियत है? इतनी जल्दी क्या थी? नाश्ता भी नहीं किया बेचारे बच्चे ने। ताई अम्मा के अफसोस से कहने पर हादिया ने सदमे से गंग उनकी तरफ देखा और कहने लगी, वो बिना नाश्ता किए नहीं गए। सुबह सुबह मेरी चाय मुझसे लेकर पी है और नाश्ता भी मैंने उन्हें दिया था। उसके यूं कहने पर ताई अम्मा ने हैरत से उसे देखा और कहा, ये तुम्हारा मुंह क्यों बना हुआ है? खैरियत तो है? इससे पहले कि वो कोई जवाब देती, उसी वक्त नुसरत बेगम वहां आई और मुस्कुराते हुए कहने लगी, खैरियत नहीं है? इसका चेहरा देखकर अंदाज़ा नहीं हो रहा? दरअसल सुबह सवेरे दिलावर को अपनी मीटिंग के लिए निकलना था और बस क्या था, जल्दी में उसने इसकी चाय ली और पीकर चला गया। अब इसी चाय का गम लिए बैठी है। नुसरत बेगम के मुंह से सारी बात सुनकर ताई अम्मा भी मुस्कुराने लगी। हादिया उन दोनों की मिली भगत देखकर पांव पटकती वहां से वॉकआउट कर गई। घर में सब उसे ही सपोर्ट करते हैं, मेरे बारे में कोई नहीं सोचता। खुद से खफा खवा वो एक कोने में आकर बैठ गई।
रात की तरह अब भी वो लॉन में ही आई थी। ये उसकी पसंदीदा जगह थी। जब भी उसे कोई चीज़ परेशान करती थी या फिर नाराज़ होती थी तो यहीं आकर बैठती थी। आखिर इतनी सुबह सुबह किससे खफा हो? अपने पीछे से आने वाली आवाज़ को सुनकर वो चौंक कर मुड़ी और फिर अपने सामने जब उसने इरम को खड़े देखा तो खुशी से उछलकर उसके गले लग गई। शुक्र है तुम आ गई, बहुत बेवफा हो। जब भी नानी के घर जाती हो तो वहीं जाकर चिपक कर बैठ जाती हो, घर वापस आना ही भूल जाती हो। 2 मिनट लगे थे उसका मूड ठीक होने में। इरम उसकी कज़न होने के साथ साथ उसकी बहुत अच्छी दोस्त भी थी और वो दिलावर की छोटी बहन भी थी। पिछले हफ्ते से वो अपनी नानी के घर पर रहने के लिए गई थी और आज वापस आई थी। इरम को साथ लिए वो अंदर आ गई। इरम अपनी अम्मी और नुसरत बेगम से मिलकर उसके साथ उसके कमरे में आ गई। यार सॉरी ना, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे रिश्ते के वक्त नहीं आ सकी। दरअसल हम सब कज़न्स एक पिकनिक पर गए थे और तुम्हें मेरे मामू के बच्चों का तो पता है, उन्हें हल्ला गुल्ला करने का कितना शौक़ है। बस वहीं पर हमें ज़्यादा वक्त लग गया। खैर तुम बताओ, क्या हुआ? लड़के से मिली? कैसा है वो? वैसे मैंने तो सुन रखा है कि राहिल भाई का अच्छा बिजनेस भी है, 1-2 बार देखा भी है। तुम्हारे साथ उनकी जोड़ी अच्छी लगेगी। इरम चहकते हुए बोली, लेकिन फिर उसके चेहरे पर परेशानी देखकर कहने लगी, क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो क्या इस रिश्ते से? नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं। ये रिश्ता घर के बड़ों ने तय किया है, मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं। लेकिन कभी कभी लगता है कि शायद ये सब मेरे लिए अच्छा साबित ना हो। बहरहाल तुम अपना बताओ। मेरी कितनी ख्वाहिश थी हम दोनों की शादी एक ही दिन हो, लेकिन तुम्हारे मंगेतर को तो अभी बाहर पढ़ने के लिए जाना है। इरम की मंगनी भी उसके खालाजाद से तय थी। शादी 1 साल बाद रखने का फैसला किया गया, क्योंकि एक शॉर्ट कोर्स करने के लिए उसका मंगेतर मुल्क से बाहर जा रहा था। मेरी छोड़ो, तुम अपनी शादी की तैयारियां शुरू करो। 16 तारीख को मंगनी रखी है ना? अम्मी ने मुझे रात को कॉल करके बताया था। अच्छा, तुमने सोचा है तुम कैसा ड्रेस लोगी? इरम वैसे भी शॉपिंग की शौकीन थी, इसलिए फ़ौरन से एक्साइटेड हो गई। नहीं यार, फ़िलहाल तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तो तुम्हारा ही आने का इंतज़ार कर रही थी। अब हम दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे। हादिया ने मदद तलब नज़रों से उसकी तरफ देखा, क्योंकि इन तमाम चीज़ों में वो बिल्कुल कोरी थी, उसे कुछ समझ नहीं आता था। उसके कहने पर इरम ने फ़ौरन से अपनी साइड ड्रॉ खोली और उसके अंदर से बहुत सी कैटलॉग्स निकालकर उसके सामने रखी। देखो, इन तमाम कैटलॉग्स के अंदर सारे लेटेस्ट फैशंस के डिज़ाइंस हैं। जिस भी ब्रांड का तुम्हें पसंद आए बता दो, हम तुम्हारे लिए वो ड्रेस ले लेंगे। वो दोनों मिलकर सब देखने लग गईं। उसी वक्त इरम के कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा उसने आधा ढाल रखा था। वो एक सूट देखने में मगन थी, इसलिए हादिया को कोहनी मारते कहने लगी, जाओ यार, तुम दरवाजे पर देखो कौन है। अगर अम्मी होती तो ऐसे ही आ जाती। हादिया फ़ौरन से उठकर दरवाजे पर आई और पूरा दरवाज़ा खोलकर देखा तो सामने दिलावर खड़ा था। वो मीटिंग से वापस आ गया था। उसे देखते उसने अपनी निगाहें फ़ौरन से झुकाईं और कहने लगी, जी दिलावर भाई, बोलें क्या हुआ? दिलावर ने उसके पीछे देखते कहा, इरम कहाँ है? इससे पहले कि वो इरम को आवाज़ देती, उसी वक्त इरम उसके पीछे आकर खड़ी हो गई। शायद उसने दिलावर की आवाज़ सुन ली थी। जी भाई, मैं यहाँ पर हूँ, क्या हुआ? कोई काम था? कुछ नहीं, बस तुमसे पूछने आया था कि किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं, मैं बाज़ार जा रहा हूँ। उसके पूछने की देर थी कि इरम ने एक लंबी लिस्ट उसे थमा दी। इरम खाने पीने की बहुत शौकीन थी, इसीलिए जब भी दिलावर बाहर जाता उससे पूछता था कि उसे कुछ चाहिए या नहीं, और इरम हमेशा उसे बहुत सारी चीज़ों के नाम बताती और कहती, मेरे लिए ये सब लाएं। दिलावर ने उसकी तमाम चीज़ें नोट की और हादिया की तरफ मुड़ते हुए बोला, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? मुझे? हादिया ने फ़ौरन से घबराते हुए इरम की तरफ देखा। दिलावर बहुत कम हादिया को मुखातिब करता था। इरम ने जब उसकी घबराहट देखी तो कहने लगी, भाई, जो कुछ मैंने आपको बोला है वो ले आएं, इसे भी वो सब पसंद है। दिलावर हंकारा भरता एक नज़र हादिया पर डालकर वहाँ से निकल गया। यार, तुम भाई से इतना घबराती क्यों हो? इरम उसका हाथ पकड़कर उसे बेड पर लाई। मैं कहाँ घबराती हूँ,
हादिया ने फौरन इनकार किया। तो जब भाई तुमसे पूछ रहे थे कि कुछ चाहिए या नहीं, तो तुमने कुछ बोला क्यों नहीं? अरे मेरे भाई जल्लाद थोड़ा ही हैं, इतना मत डरा करो उनसे। अच्छा, और मुझे ये ड्रेस बहुत पसंद आया। ये कहते साथ ही इरम ने हादिया के सामने एक कैटलॉग किया। वो ड्रेस वाकई में बहुत खूबसूरत था। फिर दोनों ने मिलकर फाइनल कर लिया कि मंगनी की तकरीब में हादिया वही ड्रेस पहनेगी। रात को सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। हादिया बेटा, आपने शॉपिंग के बारे में क्या सोचा है? तभी मुरसल साहब ने उसे मुखातिब करके कहा। पापा, मैंने और इरम ने मिलकर एक ड्रेस फाइनल किया है, मैं वही ड्रेस लूँगी। इरम ने भी अपने लिए कुछ ड्रेसेस देखे हैं, उसने अदब से अपने पापा को जवाब दिया। दिलावर हमेशा की तरह खामोशी से खाना खा रहा था। खाने के दौरान वो बिल्कुल नहीं बोलता था और उसे दूसरों का बोलना भी पसंद नहीं था, लेकिन वो दूसरों को टोक नहीं सकता था। दिलावर, आपकी मीटिंग कैसी रही? उसी वक्त आयाबा ने उसे मुखातिब किया। जी पापा, ठीक रही थी, मैं आपको बाद में डिटेल्स बताऊंगा। मुख्तसर सा जवाब देकर वो वापस खाना खाने में मगन हो गया। सब जानते थे कि वो खाने के दौरान बात करना पसंद नहीं करता, इसीलिए किसी ने उसे ज़्यादा सवाल ना किए। फिर सब लोग मंगनी की तैयारियों को डिस्कस करने लगे। खाना ख़त्म करके दिलावर उठकर चला गया। हादिया ना जाने क्यों उसकी मौजूदगी में वैसे भी अनकंफर्टेबल सा फील करती थी। बड़ों में ये बात तय पाई कि कल से ही सब शॉपिंग शुरू कर देंगे ताकि जल्द से जल्द तमाम तैयारियां मुकम्मल हो जाएं। उसके पापा ने यह डिसाइड किया था कि मंगनी की तकरीब घर के लॉन में ही रखी जाएगी। उनके घर का लॉन काफ़ी बड़ा था और वहाँ अच्छे खासे मेहमान आ सकते थे। हादिया बेटी, अगर आपको अपने किसी फ्रेंड को बुलाना हो तो आप उन्हें इनवाइट कर सकती हैं, उसके पापा ने उसे मुखातिब करके कहा। तो उसने हाँ में सर हिला दिया। रात वो इरम के साथ अपने कमरे में बैठी चाय पी रही थी। यार, मैं तो अपने सारे फ्रेंड्स को इनवाइट करूंगी, इरम ने पूरे जोश से कहा। हाँ, लेकिन प्लीज़ अपने कज़न को इनवाइट मत करना, मुझे वो बहुत बुरी लगती हैं, हादिया ने मुंह बनाकर कहा। तो इरम मुस्कुरा उठी। वो जानती थी कि फ़रा से उसे ख़ास किस्म की चिढ़ थी। खुद इरम को भी फ़रा पसंद नहीं थी। वो इसकी बड़ी खाला की बेटी थी, लेकिन रिश्तेदारी की वजह से उसे बर्दाश्त करना पड़ता था। दरअसल फ़रा उम्र में बड़ी थी और हर एक पर हुक्म चलाना और हर चीज़ में मेन मेख निकालना अपना हक समझती थी। उसकी इन्हीं आदत की वजह से कोई भी उसे ज़्यादा पसंद नहीं करता था और जब भी यहाँ आती थी दिलावर का पीछा पकड़ लेती थी। हालांकि दिलावर उसे बिल्कुल लिफ्ट नहीं करवाता। उसे बड़ी उम्मीद थी कि उसकी शादी दिलावर से होगी, ये जाने बिना कि दिलावर को तो उसमें कोई दिलचस्पी ही नहीं है। और इरम को उसकी ये आदत पसंद नहीं थी कि वो उसके भाई पर डोरें डाले। कई बार वो खुद भी उसे टोक देती थी, लेकिन अब मंगनी की तकरीब होने वाली थी तो यकीनन उसकी अम्मी उन लोगों को भी इनवाइट करती। रिश्तेदारी तो निभानी ही पड़ती है। यार, तुम फूड कोर्ट में जाकर बैठो, मैं बस अभी आई। मैंने पिछली शॉप पर एक बहुत ज़बरदस्त ड्रेस देखा था। इरम ने जल्दी से तमाम शॉपिंग बैग्स उसके हाथ में थमाए और ख़ुद बिना उसका जवाब सुने अपनी मतलूबा शॉप की तरफ बढ़ गई। वो ऐसी ही थी, जहाँ जो चीज़ पसंद आती हर हाल में उसे लेकर ही रहती थी। हादिया ताई अम्मा और अपनी ममा के साथ फूड कोर्ट की तरफ आ गई। ये इरम कहाँ रह गई है, अब तक आई नहीं। जब वो लोग ऑर्डर करने लगे तो ताई अम्मा ने इधर उधर देखते कहा, ताई अम्मा बस वो थोड़ी देर में आ रही है, उसे कोई सूट पसंद आ गया था। हादिया ने आहिस्ता से जवाब दिया। पता नहीं ये कब सुधरेगी। हादिया भी तो है, हर चीज़ बड़ों से पूछ कर करती है, और ये इरम है कि किसी चीज़ में दूसरों से मशवरा नहीं लेती। मैं तो इसके इस लाउबालीपन से परेशान हूँ। परेशानी से कहते उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। कोई बात नहीं भाभी, यही उम्र होती है लड़कियों की मस्ती करने की, आगे जाकर तो बेचारियों पर जिम्मेदारी पड़ जाती है। नुसरत बेगम ने हमेशा की तरह इरम की साइड ली। इरम ने जिस दुकान पर एक ड्रेस देखा था वो वहाँ आई, उस ड्रेस की कीमत वगैरह देख रही थी। उसी वक्त पीछे से किसी ने उसके कान में कहा, ये ड्रेस आप पर बहुत खूबसूरत लगेगा। वो चौंक कर मुड़ी
तो अपने बेहद करीब खड़े मास को देखकर हैरान रह गई। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसने इधर उधर देखते कहा। कुछ नहीं, बस अपने फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग करने आया था। मास उसकी खाला का बेटा था और उसका मंगेतर भी था। उन दोनों के बीच बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। फिर मास ने उसे वो सूट खरीद कर दिलवाया और कहा, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है, मंगनी के दिन यही पहनना। उसी वक्त उसके मोबाइल पर हादिया की कॉल आने लगी। उसने कॉल उठाई तो हादिया ने कहा, कहाँ मर गई हो, जल्दी आओ। ताई अम्मा बार बार तुम्हारे बारे में पूछ रही हैं। हमें घर के लिए निकलना है, अंधेरा होने वाला है। तुम जानती हो ना ताई अम्मा का गुस्सा। इरम ने फौरन मोबाइल कान से हटाया। माज, मैं ज्यादा देर नहीं रुक सकती, अम्मा बार बार मेरा पूछ रही हैं। हादिया की कॉल है। दूसरी तरफ हादिया ने जब उसके मुंह से माज का नाम सुना तो हैरत से मोबाइल को देखने लगी। अच्छा, तो ये मोहतरमा छुप छुप कर मंगेतर से मुलाकात कर रही है। बताती हूँ मैं इसे। दिल ही दिल में तहैया करते उसने दोबारा कान से मोबाइल लगाया और कहा, अब जल्दी आ जाओ, ज्यादा वक्त नहीं है। मास ने उससे कहा, तो क्या, मैं भी खाला जान से मिल लेता हूँ। फिर वो उसके साथ लिए वहीं आ गया। इरम के साथ मास को देखकर पहले तो ताई जान के माथे पर बल पड़ गए। फिर उन्होंने अपने तासुरात दुरुस्त किए। उनके ख़ानदान में मंगनी से पहले मंगेतर के साथ यूं घूमना फिरना बिल्कुल अच्छा नहीं समझा जाता था। इरम जानती थी, इसीलिए उसने मास को मना भी किया था, लेकिन वो अपनी मर्जी करने वालों में से था। वहां आते साथ उसने सबको सलाम किया और कहा, मैं बस यहाँ अपने फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग करने आया था। आप लोगों को देखा तो यहाँ आ गया। कहते साथ उसने इरम की तरफ देखा। वो इरम को बचा रहा था। इरम ने शुक्र का सांस लिया और फौरन से हादिया के साथ आकर बैठ गई। हादिया ने उसे कोहनी मारते कहा, आखिर कहाँ रह गई थी तुम? अगर पहले से मीटिंग रखी हुई थी तो मुझे तो बता देती, मैं कवर कर लेती। क्योंकि ताई जान कब से गुस्सा हो रही थी। अरे यार, मैंने पहले से नहीं बुलाया था, मैं तो जानती भी नहीं थी कि ये यहाँ पर होंगे। दरअसल अचानक ही हम दोनों का टाकरा हुआ। बहरहाल मुझे खाने के लिए कुछ तो बहुत भूख लग रही है। कहते साथ उसने हादिया के सामने रखे बर्गर की तरफ निगाहें दौड़ाईं। हादिया ने झट से अपना बर्गर साइड पर किया और कहा, तुम्हारे लिए ऑर्डर किया हुआ है, थोड़ी देर में आ जाएगा। वो सारी की सारी शॉपिंग बेड पर फैलाए बैठी थी, एक एक चीज को देख रही थी। इरम का ये महबूब मशगला था। जब भी वो शॉपिंग करती, घर आकर सारी चीज़ों को दोबारा से देखती रहती। उस वक्त हादिया चाय का कप लिए अंदर दाखिल हुई। यार, क्या बखेड़ा फैला रखा है, संभालो और अंदर रखो। पता नहीं तुम क्यों घर आकर ये सारी की सारी शॉपिंग 10 बार देखती हो। कहते साथ उसने अपने बैठने के लिए जगह बनाई। तुम क्या जानो कितना मज़ा आता है ये सब करने में। तुम खुद तो एक बोरिंग लड़की हो, मेरे साथ रहकर भी तुम इतनी बोरियत भरे काम करती हो, बस चाय ही पीती रहती हो। उसने एक नज़र चाय के कप भरे हुए कप की तरफ देखा। तुम क्या जानो चाय पीने में कितना मज़ा है। उसकी बात उसे ही लौटाते वो चाय की चुस्की लेने लग गई। अरे यार, मुझे अभी याद आया, आधा घंटा पहले अम्मी ने मुझे कहा था कि भाई को जूस देकर आ जाओ। सर पर हाथ मारते इरम ने अपनी याददाश्त को कोसा। ऐसा करो यार, तुम दे आओ ना। दिलावर भाई अपने कमरे में है और फ्रिज में जूस रखा है, ग्लास में डालकर बस उन्हें देना है। इतना सा काम मेरी खातिर कर दो। उसने मिन्नत भरे लहजे में हादिया की तरफ देखते कहा तो वो फौरन से अपनी जगह से खड़ी हो गई। क्या मैं नहीं दूंगी, मैं उनके कमरे में नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? ऐसा क्या है उनके कमरे में? कर्फ्यू लगा हुआ है क्या? इरम ने उलझन का शिकार होकर उससे पूछा। नहीं नहीं, बस तुम खुद ही जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। वो एक तरफ बैठ गई। यार देखो ना, ये सब फैलावा मैंने फैला रखा है, अभी मैंने इसे समेटना है। अगर अम्मी कमरे में आई तो मुझे खूब बातें सुनाएंगी। प्लीज़ तुम चली जाओ, मेरी अच्छी दोस्त भी होना। ये कहते वो उसका हाथ पकड़कर उसे दरवाजे के करीब लाई और हादिया फिर उसकी मोहब्बत के आगे हार गई। ना चाहते हुए भी वो किचन में आई। फ्रिज से जूस निकालकर उसने ग्लास में डाला और ट्रे में रखकर दिलावर के कमरे की तरफ आई। दरवाजे पर खड़े होकर उसने हल्के से दरवाज़ा बचाया। आ जाओ अंदर।
दिलावर की आवाज़ सुनाई दी। शायद वो समझ रहा था कि इरम होगी, लेकिन जैसे ही उसने हादिया को अंदर दाखिल होते देखा तो फौरन से अपनी जगह से उठकर बैठ गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने इरम से कहा था जूस लाने को। उसके हाथ से जूस की ट्रे पकड़ते दुरुस्ती से बोला। वो इरम मसरूफ़ थी, इसीलिए मुझे भेज दिया। हादिया ने हमेशा की तरह नज़र झुकाए कहा और फिर अगले ही लम्हे वो वहाँ से फौरन से भाग गई। आज उसकी मंगनी थी। वो तैयार हुई बहुत खूबसूरत लग रही थी। पूरा लॉन बहुत प्यारा सजाया हुआ था। सब उसकी तारीफ़ें कर रहे थे। राहिल को उसके बराबर में लाकर बिठाया गया, लेकिन उसके चेहरे की संजीदगी देखकर इरम भी कश्मकश में पड़ गई। लग ही नहीं रहा था कि आज उसकी मंगनी है। बाद में इरम ने उस बात का जिक्र जब अपनी अम्मी से किया तो वो कहने लगीं, ऐसी कोई बात नहीं, उन लोगों ने अपनी मर्जी से रिश्ता मांगा है, तुम कुछ भी सोच लेती हो। लेकिन इरम अपनी बहनों जैसी कज़न की ज़िंदगी किसी भी तरह से दांव पर नहीं लगा सकती थी। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। दूसरी तरफ हादिया भी राहील के रवैये को देखकर परेशान थी। खैर, वक्त काफ़ी तेज़ी से गुजरा। 6 महीने बाद ही उनकी शादी की तारीख रख दी गई। शादी के फंक्शन शुरू हुए तो सभी मसरूफ़ हो गए। हादिया की आंखों में बात बेबात आंसू आ जाते थे और इस सब में इरम भी उसका साथ देती थी। दोनों एक दूसरे से बिछड़ने का सोच कर ही गमज़दा हो जाती थी। निकाह और रुखसती एक ही दिन रखी गई थी। शाम के वक्त वो दोनों दिलावर के साथ उसकी गाड़ी में पॉलर चली आईं। ये जिम्मेदारी दिलावर को दी गई थी कि दोनों को घर से पार्लर पहुंचाना है और वापस लेकर हॉल में पहुंचना है। दुल्हन के रूप में सजी संवरी हादिया जब पार्लर की गेट से बाहर आई तो दिलावर उसे देखकर ही दंग रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इस जैसी दब्बू सी लड़की इतनी खूबसूरत लगेगी। फिर वो दोनों को साथ लिए हॉल में आ गया। दुल्हन के इस्तकबाल के लिए सब लोग खड़े हो गए। उस ब्राइडल रूम में ले जाया गया। अब सिर्फ बारात का इंतज़ार था। मुरसल साहब ने जब अपने दोस्त को कॉल की तो आगे से उन्होंने इन्हें तसल्ली देकर कहा, हम बस थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं, ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। लेकिन परेशानी उनकी आवाज़ से साफ जाहिर हो रही थी। मुरसल साहब को कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था, लेकिन उन्होंने किसी से कुछ ना कहा और कहा कि इंतज़ार करो, कुछ देर में बारात आ जाएगी। लेकिन फिर वो कुछ देर काफ़ी देर में बदल गई। कई घंटे गुजर गए लेकिन बारात नहीं आई। मेहमान खाना खाकर आहिस्ता आहिस्ता निकलते जाने लगे। वो लोग उनके बारे में तरह तरह की बातें भी कह रहे थे। कुछ मेहमान हॉल के गेट पर खड़े थे। सिर्फ करीबी रिश्तेदार रह गए थे। मुरसल साहब ने जब अपने दोस्त को दोबारा कॉल की तो उन्होंने कहा कि राहील घर से जा चुका है। वो किसी और को पसंद करता था और उसी से शादी करना चाहता है। हमें लगा था वो हादिया से शादी को तैयार होगा। हमारी गलती है, हमने ज़बरदस्ती की, हमें माफ़ कर देना। ये सुनकर मुरसल साहब अपनी जगह ढह से गए। फिर तमाम करीबी रिश्तेदारों की मौजूदगी में उनके बड़े भाई यानी इरम के अब्बा ने एक फ़ैसला किया और कहा कि हम अपनी बेटी को यूं बदनाम नहीं होने दे सकते। ये हमारे घर की इज्जत की बात है, इसीलिए अभी के अभी हादिया बेटी का निकाह दिलावर से किया जाएगा। दिलावर जो इस तमाम सूरत हाल में एक तरफ बैठा गुस्से का शिकार हो रहा था, उसे राहील पर शदीद गुस्सा आ रहा था जिसने उसके घर वालों को इस सूरत हाल में डाला था। लेकिन अपने अब्बा के मुंह से ये बात सुनकर वो चौंक गया। सब उसकी तरफ देखने लगे। ताई अम्मा उसके पास आईं और कहने लगीं, बेटा अब तुम्हारे हाथ में ही हमारी इज्जत है। हमारे घर की इज्जत को तुम ही बचा सकते हो। अपने वालिद की बात मान लो। सबने उसे इस तरह घेरा कि वो कुछ भी ना कह सका और फिर उसे हाँ करते ही बनी। इरम तो खुश हो रही थी कि हादिया की शादी उसके भाई से करवाई जा रही है, लेकिन वो इस बात से भी वाकिफ थी कि हादिया उसके भाई दिलावर से कितना डरती है। अभी हादिया को इस बारे में कोई इत्तला नहीं दी गई थी। वो अंदर बैठकर रो रही थी। वो जानती थी कि दूल्हे के ना आने की वजह से कितने लोगों ने उसके बारे में क्या कुछ कहा होगा। लोग तो लड़की के किरदार पर ही ज़्यादा बातें करते हैं।
थोड़ी देर बाद हादिया की ममा वहां पर आई। बेटा, हमने तुम्हारी शादी दिलावर से तय कर दी है। अभी के अभी तुम्हारा और दिलावर का निकाह होगा। ये वक्त का तकाजा है। आ जाओ, खुद को तैयार कर लो। उसे लगा जैसे किसी ने ब्राइडल रूम की छत उसके सर पर गिरा दी हो। दिलावर के निकाह में जाने का वो सोच नहीं सकती थी, लेकिन इस वक्त उसके मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकल रहा था। थोड़ी देर बाद मौलवी साहब ने उन दोनों का निकाह पढ़ाना शुरू किया। दोनों ने निकाहनामे को कबूल किया और साइन कर दिया। अजीब सी सूरत हाल थी। यही ऐलान किया गया था कि सब रिश्तेदारों की मौजूदगी में अभी के अभी रुखसती भी हो जाएगी। दोनों में से कोई भी इस सब के लिए तैयार नहीं था। बहरहाल वहीं पर रुखसती की गई और फिर वो सब लोग घर को लौट आए। अजीब सी कैफियत हो रही थी उस वक्त उन तमाम लोगों की। हादिया मुसलसल रो रही थी। तभी ताई अम्मा ने कहा कि फ़िलहाल इसे दिलावर के कमरे के बजाय अपने कमरे में ले जाओ। उन्होंने इरम को हिदायत की और ख़ुद भी अपने कमरे में चली गई। इरम उसे साथ लिए अपने कमरे में आई और फिर उसका दुल्हन वगैरह का लिबास भी तब्दील करवाया। थोड़ी देर तक हादिया रोती रही। उसके बाद वो रोते रोते सो गई। वो पूरा दिन की थकी हुई थी। इरम भी थोड़ी ही देर में नींद की वादियों में चली गई। सुबह उठकर इरम ने हादिया को समझाया कि जो हुआ उसे कबूल कर लो, लेकिन हादिया आगे से रोते कहने लगी, जितनी मेरी बेइज्जती हुई है वो मैं कभी नहीं बोल सकती। अब जो भी मेरे बारे में बात करेगा मुझे बुरा भला कहेगा। लोग तो मेरे ही किरदार को बुरा कहेंगे। इस वक्त वो इस बात से वाकिफ नहीं थी कि दरवाजे पर खड़ा दिलावर ये सब सुन रहा था। वो इरम से कोई बात करने आया था। इस बात से वाकिफ नहीं था कि हादिया अंदर कमरे में ही है। उसे रोता देखकर वो चुपचाप वहां से वापस चला आया। फिर उसने शाम के वक्त सब बड़ों से कहा कि मैं हादिया को तलाक दे देता हूं। उसकी बात सुनकर नुसरत बेगम ने आंखों में आंसू लाते उससे कहा, बेटा, मेरी बेटी की पहले ही इतनी बेइज्जती हो गई है, अब तुम भी इसमें शरीक होना चाहते हो? क्या तुम भी ऐसा करोगे? उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और फिर दिलावर उनके आगे हार गया, लेकिन उसने सबको अपना फैसला सुना दिया कि वो अभी बहुत कम उम्र है। मैं उसे इस तरह से कबूल नहीं कर सकता। मैं उसे अपने निकाह में रखूंगा, लेकिन वो मेरे रूम में नहीं रहेगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। कहते साथ वो उठकर लंबे लंबे डग भरता वहां से निकल गया। दरवाजे पर खड़ी हादिया ने उसका एक एक लफ्ज़ सुना था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। हर जगह सिर्फ और सिर्फ उसे ही ठुकराया जा रहा था। पहले राहील और अब दिलावर। दिल में बदगुमानी लिए वो अपने कमरे में आकर बैठ गई। उस दिन के बाद से उसने हंसना बोलना छोड़ दिया था। सब घर वाले उसकी खामोशी से बहुत परेशान थे। हादिया बेटी, खाना खा लो। नुसरत बेगम ने कमरे में दाखिल होते खाने की ट्रे एक तरफ रखी। हादिया, जो कमरे में अंधेरा किए नीम दराज थी, फौरन से उठकर बैठ गई। कितने दिन हो गए थे सबके साथ बैठकर उसने खाना नहीं खाया था। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर उनका दिल कट रहा था। उसकी आंखों के नीचे हल्के बढ़ते जा रहे थे। आखिर ऐसे कब तक रहोगी, जबकि तुम्हारी कोई गलती भी नहीं? हमारे साथ बैठो, खाना खाओ, हंसो, बोलो। तुम तो सिर्फ अपने कमरे की होकर रह गई हो। नहीं मामा, मेरा कुछ खाने को दिल नहीं, उसने उनका हाथ एक तरफ करते कहा। नुसरत बेगम ने चम्मच वापस प्लेट में रख दी। फिर वो उसे समझाने लगी, जिंदगी ऐसे नहीं गुजरती। एक ना एक दिन तो हमें इन सबको कबूल करके आगे बढ़ना ही होगा। तुम्हारी ऐसी हालत को देखकर तुम्हारे पापा कितने परेशान हैं, तुम सोच भी नहीं सकती। घर में सब तुम्हारे लिए दुआएं करते हैं, तुम्हारी फिक्र करते हैं। तुम्हारे ताया हमेशा तुम्हारा पूछते हैं। कल रात भी वो तुम्हारे बारे में ही पूछ रहे थे। और सिर्फ वही नहीं, कल तो दिलावर भी पूछ रहा था। दिलावर के नाम पर एकदम चौंक कर हादिया ने अपनी माँ के चेहरे की तरफ देखा। उसे यकीन नहीं आ रहा था। वाकई में दिलावर उसके बारे में पूछ रहा था। इतनी हैरत से क्या देख रही हो? अब वो तुम्हारे लिए कोई अजनबी है? तुम्हारा कज़न ही नहीं है सिर्फ, बल्कि वो तुम्हारा शौहर है। इस रिश्ते को कबूल करो और अपनी ज़िंदगी को शुरू करो।
उसे समझाती वो वहां से उठकर चली गई। पीछे हादिया सोचों के समंदर में डूब कर रह गई। सब घर वाले एक करीबी अजीज की मौत पर गए हुए थे। वो घर पर ही थी। अचानक से घर की लाइट चली गई। अंधेरे से हमेशा से उसे बहुत डर लगता था। उसकी मामा ने कहा था कि हम कल तक वापस आएंगे, क्योंकि गांव में वफात हुई थी और वहीं जाना था। इरम भी उन लोगों के साथ थी। घर पर वो और दिलावर अकेले थे। बिजली जाने से वो घबरा गई। मोबाइल उठाकर टॉर्च जलानी चाही तो उसकी बैटरी भी ख़त्म हो चुकी थी। पता नहीं क्या मुसीबत है, मैं मोबाइल चार्ज करना कैसे भूल गई। उसने खुद को कोसा। उस वक्त रात के 12 बज रहे थे। अब इतनी रात को मैं क्या करूं? उसी लम्हे उसे कुछ सरसराने की आवाज़ आई। वैसे भी उसे अंधेरे से डर लगता था और ऐसे वक्त में ऐसी अजीब सी सरसराहट की आवाज़ सुनकर वो मज़ीद घबरा गई। शायद बाहर कोई पत्ता हिल रहा था, लेकिन उसकी जान निकल रही थी। और फिर न जाने उसके दिमाग में क्या क्या चलने लगा। जब उसे बर्दाश्त न हुआ तो भागते हुए वो सीधा दिलावर के कमरे में आ गई। दिलावर उस वक्त गहरी नींद सो रहा था। गर्मियों के दिन नहीं थे, इसीलिए ना तो उसे गर्मी का एहसास हुआ और ना ही बिजली जाने का पता चला। हादिया चुपके से उसके बराबर में आकर लेट गई। थोड़ी ही देर में हादिया को नींद आ चुकी थी। अचानक आधी रात को प्यास के एहसास के साथ दिलावर की आंख खुल गई। तभी उसकी नज़र बराबर में लेटी हादिया पर पड़ी। उस वक्त तक लाइट आ चुकी थी। हादिया को इतने करीब देखकर उसका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। वो गहरी नींद में बहुत ज़्यादा मासूम लग रही थी। आज से पहले दिलावर ने कभी उस पर इतना गौर नहीं किया था, मगर अब वो सब कुछ भुलाए दीवानों की तरह उसे देख रहा था। कोई कशिश थी जो उसे हादिया की तरफ खींच रही थी। उसने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर न जाने रात के इस पहर क्या हुआ था कि वो खुद को रोक नहीं पाया और बेसाख्ता उस पर झुक गया। नींद में हादिया कुसमसाई, लेकिन दिलावर ने उसे ना छोड़ा और फिर हादिया की आंखें पूरी की पूरी खुल गईं। दिलावर को इतने करीब देखकर वो फौरन से पीछे हुई, जिस पर दिलावर ने उसे बाजू से पकड़ते अपने बेहद करीब कर लिया। उसकी आंखों में जज्बात का एक तूफान था और हादिया उसकी निगाहों का मतलब साफ समझ रही थी। दिलावर ने फौरी तौर पर उसे अपने हिसार में ले लिया। अगली सुबह बहुत ही रोशन और खुशनुमा थी। घर वाले वापस आ चुके थे। हादिया दिलावर से छुपती फिर रही थी, लेकिन दिलावर ने उसे किचन में आ लिया और उसे पकड़कर दीवार से लगाते कहने लगा, रात को तुम किसकी इजाज़त से मेरे कमरे में आई थी? गहरी नज़रों से हादिया को देखते हुए बज़ाहिर चुपते हुए लहजे में कह रहा था। हादिया के मुंह से एक लफ्ज़ ना निकल पाया। तभी उसने उसके कान में सरगोशी की, आज से हर रात तुम मेरे साथ ही रहोगी, मेरी बीवी बनकर। उसकी बात सुनकर हादिया काम कर रह गई। वो दिलावर का एक अलग ही रूप देख रही थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो इतना रोमांटिक होगा। उसी वक्त इरम वहां दाखिल हुई और उन दोनों को इतने करीब देखकर हैरान रह गई। दिलावर फौरन से वहां से चला गया। ये तुम दोनों की बीच कुर्बत कुछ अलग ही कहानी सुना रही है, मायनी खेजी से मुस्कुराते कहा तो हादिया के चेहरे पर शर्म की लाली छा गई। ये हमारे सामने दुखी होने का नाटक करती हो, और वैसे दोनों के बीच प्यार की पींगे बढ़ रही हैं। उसने इनका रिकॉर्ड लगाकर कहा, जिस पर हादिया ने उसे हल्के से थप्पड़ मारा और फिर इरम के मुंह से ये खबर सब बड़ों तक पहुंच गई। सब बहुत ज़्यादा खुश हुए और उसी दिन हादिया का सारा सामान नुसरत बेगम ने दिलावर के कमरे में शिफ्ट कर दिया। हादिया अब तक उसके कमरे में रहने को तैयार नहीं थी। वो तो उससे छुपना चाहती थी, मगर इरम ने उसे ज़बरदस्ती तैयार करके दिलावर के कमरे में ये कहते धकेल दिया कि अब यही तुम्हारा मस्कन है। वो जैसे ही अंदर आई तो सामने खड़े दिलावर को देखकर घबरा गई और उसकी इस घबराहट को देखते हुए वो बेसाख्ता मुस्कुरा उठा। फिर धीरे धीरे कदम उठाता उसके पास आया। सुना है तुम्हें मेरे कमरे में नहीं रहना,
उसके बालों की एक लट को अपनी उंगलियों में लेकर घुमाते वो निहायत संजीदगी से बोला, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं रहना चाहती हूँ। बेसाख्ता उसके मुंह से निकला तो दिलावर ने अपनी मुस्कुराहट छुपा ली। तभी हादिया को समझ आया कि उसने क्या बोला है। उसका इतराफ़ सुनकर दिलावर तो पूरी तरह सरशार हो गया। हादिया ने शर्माते हुए वहाँ से भागने की कोशिश की तो दिलावर ने उसकी वो कोशिश नाकाम बनाते उसे अपनी तरफ खींचा और उसे गुदगुदी करने लगा। हादिया के मुंह से हंसी का एक फवारा निकला और वो ज़ोर ज़ोर से खुलकर हंसने लगी। वहाँ से गुजरती नुसरत बेगम ने जब उसकी हंसी की आवाज़ सुनी तो दिल ही दिल में उसकी खुशियों की